नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आज 18 अगस्त है और आपका एग्ज़ाम है 13 सितंबर को। तो अब तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं बंधुओं, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर में ध्यान दीजिएगा और कोशिश की कि नए चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा जो पहले पढ़ा हुआ है, जो पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, जो पहले याद कर चुके हैं, उसको रिवाइज करें। लास्ट के 15 से 20 दिनों में हमेशा ही नए चीज़ों से बचना चाहिए और जो पढ़ा है उसके रिवीजन पर सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। PYQ, करेंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और जो भी साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के MCQ आपने लगाए हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। लास्ट के एक मंथ में नए चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। केमिस्ट्री का आज हम लोग MCQ करेंगे बंधुओं, और बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई सवाल कॉन्सेप्चुअल लेवल तक चले जाएंगे। पहला सवाल है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। लेवोजियर आपने पढ़ा होगा शायद, जो मॉडर्न केमिस्ट्री हैं उनके फादर इसी को माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन इनमें अनुपस्थित होती है। इसमें किस में अनुपस्थित होता है भाई? पानी में, अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, केरोसिन में। तो इसके आंसर में यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक भी है ऑप्शन में भी। पानी में ऑक्सीजन होता है, H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, CO2 होता है। अमोनिया तो NH3 होता है। NH3 एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। केरोसिन में भी ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए B एंड D दोनों ही होना चाहिए। B और D दोनों ही होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। दूध का pH मान कितना होता है? 6.5 से 6.7, 7.0 से 7.2, 4.5 से 5.0 कितना होता है दूध का pH मान? pH का मतलब क्या होता है? आज तक जीवन में आपने रटा ही होगा। इसको कहा जाता है सूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये कहा जाता है। और इसी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन चेंज होने से एसिडिक से कोई चीज़ बेसिक की ओर बढ़ता है। कोई चीज़ एसिडिक से अम्लीयता से क्षारीयता, इसी हाइड्रोजन आयन जो सूडो हाइड्रोजन आयन होता है उसी के चेंज होने से बढ़ता या कम होता है। एक स्केल बनाया हुआ है जिस पर हम लोग किसी भी वस्तु को रख करके देखते हैं इसका बिहेवियर अम्ल जैसा है या क्षार जैसा है या उदासीन है। ये इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 6.7 होता है। मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर विथ ए pH रेंज ऑफ 6.5 टू 6.7, मतलब कि 1 से लेकर के 7 तक का जो होता है ये होगा आपका एसिड, और 7 से आगे जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी याद रखिए। एक सवाल और पूछ लिया जाता है कई बार, अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, pH स्केल की खोज किसने की थी? तो ये वैज्ञानिक का नाम है, डेनिश वैज्ञानिक थे सोरेनसन, ये याद रखिएगा, इनका नाम आता है। pH स्केल पर अगर किसी चीज़ का 0 pH है, यानी कि अगर आप उसको अपने जिह्वा पर रखेंगे तो आपके गर्दन के नीचे से छेद करके निकल जाएगा, इतना खतरनाक स्तर का वो एसिड होगा। उसको किसी भी चीज़ पर रखेंगे तो वो खतरनाक स्तर का एसिड होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिड होते हैं खतरनाक वाले वो सबसे लोएस्ट में आएंगे, और जो अच्छे क्षार होते हैं उनका हमेशा हाई होगा। 7 का मतलब होता है उदासीन, जैसे कि आप जो पेयजल पीते हैं, पेयजल यह उदासीन होता है। पेयजल हमेशा ही उदासीन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन और अवकरण एक साथ होता है? क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन कॉल्ड इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही घटित होते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फेनोप्थलीन का रंग अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में क्या होता है? फेनोप्थलीन का रंग तो रंगहीन और गुलाबी हो सकता है। अम्लीय में रंगहीन होगा यह, और क्षारीय में यह गुलाबी रंग का हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें ब्यूटेन होता है इसका प्रमुख घटक बंधुओं, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने बोला कि अब हम लोग ब्यूटेन की तरफ भी बढ़ेंगे, हम ब्यूटेन भी अब मिलाएंगे।
ईंधनों में। तो इसका आंसर ए होगा, याद रखिएगा इसको, क्या पता पूछ ले आपसे। आंसुओं का पीएच मान कितना होता है, टीयर्स का पूछा जा रहा है। 4.5 से 5.5, 6.5 से 7.6, 7.8 से 8.2, 9 से 10 के बीच में क्या होगा इसका पीएच मान। मान लीजिए आपसे 13 सितंबर को पूछा, आप क्या इसका आंसर लगाएंगे, कुछ आंसर गेस ही कर लीजिएगा। इसके आंसर पर चलते इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.6 के बीच में होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियों में उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या है इनमें से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बनते हैं जो घड़ियों में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है। सोडा वाटर की बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं उसकी बोतल अगर खोली होगी तो उसमें कौन सा गैस होता है ना। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आप मुझे बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन का डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर टू क्रिएट द फिज इन द सोडा बोतल। वो जो पफ आवाज़ आती है और जो झाग बनते हैं वो इसी के कारण से बनते हैं। इसलिए जब आप उसको सेक करते हो तो टाइट हो जाता है और खोलने पर बहुत तेज़ी गति से बाहर निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल करके क्या हो जाएगा। कॉपर का हम लोग सल्फेट जो है उसको हम पानी में मिला रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो CuSO4.5H2O यह ब्लू कलर का हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, यह कुछ दिन पहले ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, हाइपोक्लोराइड है, तो इसमें बहुत तेज़ क्लोरीन की गंध होती है बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। और इसका कलर की अगर हम लोग बात करें तो इसका कलर जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा, क्या पता अगली बार यही पूछ ले आपसे। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय माना जाएगा। बहुत आसान सवाल हो गया यह तो। सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय में आएगा, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय में आएगा, बायोमास भी नवीकरणीय में है, कोल जो है यह अनवीकरणीय में है, जीवाश्म ईंधन में आता है यह, और इसके जलाने पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बोला जा रहा है, जब अम्ल एसिड धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो इससे नमक और पानी बनता है बंधुओं, सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। लिटमस विलियन का पीएच तटस्थ रहने पर यह किस रंग बदल जाता है। अगर लिटमस पेपर आपने लिया है और अगर उसका पीएच बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल निष्पक्ष है, तटस्थ है, ना तो उसमें एसिड है तो ना तो बेस है, तो वो किस रंग का होगा बाय नेचुरल, तो यह बैगनी कलर का होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन pH7 कॉज लिटमस टू टर्न पर्पल इंडिकेटिंग नाइदर एसिड नॉर बेसिक नेचर। और अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो कैसे याद रखना होता है, एसिड डालने पर कोई भी चीज़ जल जाता है, तो एसिड डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और बेस डालेंगे तो इसका कलर नीला हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले आपसे। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन नीले लटमस को लाल बदल देता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड अर्थात HCl, ये एसिड है। इसको जैसे ही हम नीले लिटमस पर डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह लाल हो जाएगा, जल जाएगा। लिटमस बनता किसका है, तो लिटमस बनता है लाइकेन का, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रीलिम एग्जाम में कि लिटमस जो होता है ये बनता किस चीज़ का है, तो लाइकेन का बनता है। लाइकेन दरअसल में इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं। कुछ दिन पहले ही BPSC के प्रीलिम एग्जाम में, अभी ही 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम वगैरह सब बहुत सारे हुए हैं, उन्हीं में से एक एग्ज़ाम में पूछा गया कि लाइकेन जो है यह किसका इंडिकेटर होता है। तो लाइकेन दरअसल बहुत सेंसिटिव होते हैं, यह सल्फ़र डाइऑक्साइड का
इंडिकेटर होता है। अगर आपके आस पड़ोस हवा में सल्फर का पॉल्यूशन है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं पनप पाएगा। ठीक है, हवा अगर स्वच्छ होगा तो ही लाइकेन पनप पाएगा। जैसे पेड़ों के नीचे आपने काइयाँ देखी होंगी, ज़मीन पर काइयाँ देखी होंगी, तो लाइकेन ही होते हैं दरअसल में। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन पर अगर आप एसिड डालेंगे तो लाल रंग के हो जाते हैं, और अगर उन पर बेस डाला जाए तो वह नीले रंग का हो जाता है। तो इसी का उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र को बनाने में। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। टर्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? लेमन है, ग्रेप्स है, एप्पल है। और बहुत एडवांस सवाल पर भी चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ऐसे कठिन सवाल है जिसको आप शायद हल भी ना कर पाए। टर्टरिक अम्ल है पूछा गया लेमन, ग्रेप्स, एप्पल और टोमेटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेप्स। अंगूर में टर्टरिक एसिड पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है आइडियल गैस के कंडीशन में। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर 22.4 लीटर हो जाएगा। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है? तो 1836 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है, डायरेक्ट आप याद रखिए, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। निम्न से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है? इस प्रकार के आसान सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और यह बेहद आसान होता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज पूछा जा रहा है। तो ऐसे चेंजेज जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता उनको केमिकल चेंजेज कहा जाता है। जैसे लोहे से अगर जंग लग गया है तो जंग को आप फिर से लोहे में नहीं बदल सकते हैं, है ना। तो ये केमिकल चेंजेज होंगे, यह दहन की प्रक्रिया के कारण से होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा ये क्या हो जाएगा? यह केमिकल चेंज में आ जाएगा। पानी को आप ठंडा करें, गर्म करें, वाष्प बना दें, ये सब के सब फिजिकल चेंजेज में हैं, क्योंकि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। वाष्प को अगर हम ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को अगर गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा। मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सॉल्ट दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। पानी को उबालना, यानी कि ये सब के सब फिजिकल चेंजेज के उदाहरण होंगे। केमिकल चेंजेज में इसका आंसर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यही एग्जाम में सवाल पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत कन्फ्यूजन होता है कई सारे बच्चों को इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन द्वारा निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र हो जाएगा Al2SO4। देखिए सल्फेट लिखा हुआ है ना, तो सल्फर तो आएगा ही, और इसका होल थ्राइस कर देंगे, तो अर्थात Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कपड़े उद्योग में कपड़े के रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन पेरोडॉक्साइड का उपयोग करते हैं, पेरोडॉक्साइड का। इसका आंसर बॉम्बे हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के जो उपयोग आधारित सवाल होते हैं ना बंधुओं, जिनका अपने आस पड़ोस के जीवन में उपयोग होता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वहीं से सवाल सब ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिजिक्स में भी आप देखिए, बीपीएससी का, डीएसओ का एग्ज़ाम का पेपर देखिए, एईओ का देखिए, जितने मैंने करवाए हैं उन सभी के पेपर में एक चीज़ खास दिखेगा आपको कि उपयोग आधारित साइंस के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। या तो बिल्कुल थ्योरी आधारित पूछेंगे, कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे, तो इसलिए उसको याद रखिएगा। उपयोग आधारित सवालों को अलग से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछे तो आप उसको हल कर पाएँ। साइंस के 35 सवाल तक आते हैं। 70 बीपीएससी के एग्ज़ाम में, 70 बीपीएससी जो हुआ है पिछले साल, उसमें आपको पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन 29 से 30 ही थे, 29 से 30 ही थे, जबकि इसके 35 से 36 सवाल रहते थे हिस्ट्री के। और उसमें उन्होंने साइंस और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया था, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ कम गया है। और कट ऑफ इतना कम गया 70 बीपीएससी को, उसके पीछे ये भी रीज़न है एक, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन जब ज़्यादा होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। पॉलिटी जब ज़्यादा होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि आसान होता है तुलनात्मक रूप से, बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए साइंस का थोड़ा सा करके जाइएगा और करंट अफेयर का, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना वो गेम चेंजर होता है ना। हिस्ट्री वगैरह तो आप करते ही हैं प्रैक्टिस, उसमें आपके सवाल कम गलत होते होंगे, लेकिन ये जो है ना सेक्शन, इसमें सब ज़्यादा बच्चों को निगेटिव मार्किंग लगता है। और -1/3 वो भी वन लाइनर क्वेश्चन में, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। आपको फील नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन 70 बीपीएससी का पेपर कहीं से आसान नहीं था। उनके लिए आसान था जो रेलवे एसएससी का प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों के लिए आसान नहीं था, है ना। आसान रहता तो इतना कम कट ऑफ थोड़ी ना जाता। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
इसका उपयोग कहाँ पर होता है मुख्य रूप से? इसका रेफ्रिजरेंट के तौर पर ठंडा करने के लिए किसी चीज़ का उपयोग होता है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसके उपयोग को कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इसके जगह HFC हम लोग उपयोग करते हैं, HFC का उपयोग करते हैं। वो इसलिए कम किया गया क्योंकि इससे ओजोन परत को बहुत भीषण नुकसान पहुंचता है, तो इसके कारण से इसको कम किया गया है। कई सारी संधियाँ भी हुई हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कठिन सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे सवाल मिलेंगे आप लोगों को और सभी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे। परमाणु का वह भाग जो धनात्मक आवेश रखता है क्या कहलाता है? उस भाग को क्या कहा जाता है? उसको नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु का केंद्र जो धनात्मक आवेश रखता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं जो परमाणु का द्रव्यमान और स्थिरता प्रदान करते हैं। एटॉमिक मॉडल पर आधारित सवाल होंगे, इसमें बहुत सारे विलियन पर होंगे, अर्थात सॉल्यूशन जिसको पढ़ते हैं आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस पर आधारित सवाल होंगे। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। अगला है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बीच क्या अंतर है? क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? यहाँ पर 4 ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ, आप उनमें से आंसर निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़िए उसको और आंसर निकालिए। देखते हैं आप, आसान सवाल है ये, आपने पढ़ा होगा, बस बड़ा सा दिख रहा है आपको क्योंकि ऑप्शंस बड़े बड़े दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का होता है। इसलिए जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होता है तो द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पर निकल जाता है। और प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्या होता है भाई? तो द्रव्यमान संख्या जो है उसमें से हम न्यूट्रॉनों को अगर घटा देते हैं तो हमें प्रोटॉनों की संख्या मिल जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कई बार छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन है उससे डिसाइड होता है। अगला सवाल है कि बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? बोर का मॉडल है, बोर मॉडल अभी मैं समझाऊंगा आपको, फोटो सहित समझाऊंगा आपको। बोर का मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसके ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो नाभिक के, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जो ऊर्जा के स्तरों से संबंधित होते हैं, एनर्जी लेवल से एसोसिएट होते हैं। देखिए बोर के मॉडल के अनुसार से देखिए यही है वो नाभिक, ये है नाभिक और इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये अलग एनर्जी का स्तर है, यह अलग एनर्जी का स्तर है, यह अलग एनर्जी का स्तर है और यह अलग एनर्जी का स्तर है। सभी अलग अलग एनर्जी स्तर पर बोर के मॉडल के अनुसार परमाणु चक्कर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के। ये याद रखिएगा, ये बोर का मॉडल है। बोर के मॉडल में एक छोटा नाभिक धनात्मक आवेशित होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, नाभिक के चारों कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बोर ने पाया कि नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन में अधिक ऊर्जा होती है, नाभिक के निकट स्थित इलेक्ट्रॉन में कम ऊर्जा होती है। तो यानी कि n बराबर जो 3 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी होगा और यहाँ पर एनर्जी का लेवल कम होगा। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इसी को वो शब्दों में पिरो करके आपसे पूछ ले कि बोर के अनुसार नाभिक के नज़दीक वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बोर्स के मॉडल के अनुसार नाभिक के जो नज़दीक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एनर्जी का लेवल कम होता है और जो दूर के होते हैं उनमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, या बहुत सारे मॉडल हैं, थॉमसन का है, रदरफोर्ड का है, बोर्स का है, डाल्टन का है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। बोर्स का सर्वमान्य है उसमें से, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल का सिद्धांत है, छोटा सा बता देता हूं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिसे कक्षा या कोष कहा जाता है, जिसको कक्षा या कोष कहा जाता है।
प्रत्येक कक्षा या कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को कोषीय कोष के रूप में जाना जाता है। इनका अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ज़्यादा नज़दीक है उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा और जो नाभिक से जितना ज़्यादा दूर है उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। और इनका लेवल अलग अलग क्यों होता है, कक्षा अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल हैं वो अलग अलग होते हैं। इसको बोर का मॉडल कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते कि एक रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है? रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की संरचना बदलती है, भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलती है। भौतिक परिवर्तन में नई पदार्थ बनती है, रासायनिक परिवर्तन में नहीं बनती है। अगला है रासायनिक परिवर्तन उल्टाया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन नहीं उल्टाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा जारी होती है, रासायनिक में नहीं जारी होती। ये सब गलत हैं। इसका आंसर ए ही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना बदल जाती है, उनका कंपोजिशन जो है वो वही रहता है, केमिकल चेंज हो जाता है, फिजिकल उनका वैसा ही रह सकता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जबकि सब कुछ चेंज हो सकता है। जैसे अगर पानी से आप लोग बर्फ़ बनाएंगे तो उनका फिजिकल भी चेंज हो गया, लेकिन इंटरनल में वो H2O ही है, H2O ही है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो तीनों के तीनों वही हैं। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे दूध का दही का बनना, तब दोनों के जो केमिकल्स हैं वो भी परिवर्तित हो गए, दोनों के रासायनिक आबंध जो हैं वो भी चेंजेज हो गए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। विलयन में विलेय को विलायक के बीच संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, छोटा सा चीज़। जब भी ये टॉपिक मैं पहले जब अपने 11th-12th में ही पढ़ता था, तो भी अगर हिंदी में कोई ये चीज़ बोल दे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि विलयन, विलेय, विलायक एक ही जैसे शब्द प्रतीत होते हैं। वहीं पर आपको अलग अलग शब्द दिखेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे पानी और नमक का घोल आपने तैयार किया तो क्या हो गया, वो हो गया आपका सॉल्यूशन। पानी हो गया वहाँ पर सॉल्वेंट और नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या संबंध होता है? तो सॉल्वेंट डिजॉल्व द सॉल्यूट, सॉल्वेंट डिजॉल्व द सॉल्यूट, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पानी जो है वो खुद में नमक को घोल लेता है। तो इसको याद रखिएगा। ये सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे बेसिक सवाल है यह, लेकिन शब्दों के कारण से आपको कठिन लगेगा एग्जाम में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सॉल्यूशन देखिएगा किसको कहा जाता है, सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, सॉल्यूट किसको कहा जाता है। बस आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। इसको शुरुआत में अगर आप बेसिक लेवल पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन इसका एडवांस लेवल बहुत कठिन हो जाता है बंधुओं। परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश किसके कारण से होता है? धनात्मक आवेश, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस धनात्मक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पर, अलग अलग एनर्जी लेवल पर। तो ये धनात्मक आवेश क्यों होता है नाभिक का, ये पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है प्रोटॉन्स के कारण से, प्रोटॉन्स के कारण से धनावेशित होते हैं। इसका आंसर प्रोटॉन हो जाएगा। एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रिपीटेड सवाल है, इसी प्रकार का हमने सवाल किया है आसान में, लेकिन कर लीजिए। लोहे का जंग लगना, यह केमिकल चेंज में आता है। पानी का वाष्प बदलना, यह फिजिकल चेंज में आएगा। लकड़ी का जलना, ये भी केमिकल में आएगा। भोजन का पाचन, ये भी केमिकल चेंजेज में आते हैं। ये फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है? 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठोस गोला होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही रदरफोर्ड साहब ने कहा था। इसके अनुसार से बी हो जाएगा। इसके अनुसार परमाणु में एक छोटा धन नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जो धनावेशित होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? सैचुरेटेड एक आप लोग ही पढ़ते होंगे ना, बोलते होंगे आपस में भी कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो सैचुरेशन का मतलब ही होता है कि अब बस करो, अब नहीं हो सकता है भाई, अब नहीं झेला जा रहा है, अब तो छोड़ देना है तैयारी। या तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन का भी होता है कि भाई अब बस करो, अब नहीं हो रहा है, अब तो या तो घोलना बंद करो या तो घुलेगा नहीं, अब या तो तैयारी छोड़ दो या तो कुछ और कर लो, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। होता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है। और जब भी ऐसा हो, मेरे हिसाब से आपको कुछ और कर लेना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि जब तक मन से पढ़ाई ना हो, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, उस काम को नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर आपका तैयारी में मन नहीं लग रहा है, कोई चीज़ और करने का मन कर रहा है, तो उसी दिन छोड़ दीजिए, एक भी पल मत सोचिए। फिर अगर कोई और आपके पास ऑप्शंस हैं तो, बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं। एक संतृप्त विलयन वही होता है, मान लीजिए गिलास में नमक और पानी घोल रहे हैं, अब उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसमें इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, उसको हम लोग बोलेंगे, ये अब हो गया है अंतिम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था बोर ने। अभी मैंने आपको बोर का मॉडल समझाया, इसका आंसर नील्स बोर नाम था इनका, इसका आंसर ए हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, कक्षा कारण, नाभिक आकार के कारण। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से, अभी मैंने बताया मास नंबर ऊपर पढ़ा हमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से, और जो प्रोटॉन होगा उसके कारण से, केवल प्रोटॉन के कारण से एटॉमिक नंबर भी डिसाइड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम नगण्य की मात्रा में होता है। एक रासायनिक परिवर्तन का संकेत क्या हो सकता है? कब हम वो लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंजेज हो रहे हैं? तापमान में परिवर्तन, क्या तापमान में परिवर्तन होता ही होता है जब केमिकल चेंजेज होता है? तो आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, क्या कहा जाएगा? केमिकल चेंजेज का संकेतक क्या हो सकता है? तो केमिकल चेंज जब भी होगा उसके रंग में या उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन जरूर ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दही जमने के बाद हल्का सा पीलापन आता है उसमें, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विलयन की सांद्रता को मापने के लिए कौन सी तरीका उपयोगी होता है? तो इसमें मोलैरिटी हम लोग निकालते हैं। अगर किसी विलयन का कंसंट्रेशन निकालना हो, सांद्रता की, उसमें कितना ज़्यादा घुलनशील है अभी, तो उसके लिए हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। बी आंसर हो जाएगा। मोलरता, मोल प्रति लीटर, विलयन की सांद्रता को मापने का एक मानक तरीका होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्यों होती है? क्योंकि तटस्थता बनाए रखने के लिए, न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द एटम ये सेम होते हैं। क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु तटस्थ रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित की संख्या बराबर होती है, जिससे आवेश का संतुलन बना रहता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर आवेश का संतुलन नहीं है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो सकता है, कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो सकता है। एक असंतृप्त विलयन क्या होता है? अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें हम लोग विलेय घोल सकते हैं, जिसमें अभी और भी हम सॉल्यूट घोल सकते हैं, जिसमें और भी हम नमक घोल सकते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? तो असंतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आप लोग इस एग्जामिनेशन में। इसका आंसर ए हो जाएगा। थॉमसन मॉडल को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। तो इसको ग्रहीय मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, ऑर्बिटल मॉडल, क्या इसका नाम है थॉमसन मॉडल का? इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, प्लम पुडिंग, जिसमें धनावेशित द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। एक ले लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं जगह जगह पर, किशमिश के जैसे। जैसे कोई आइसक्रीम लिया आपने, उसमें छोटे छोटे कैंडी के जो कण होते हैं वो बिखरे हुए होंगे, उसी को कह दिया प्लम पुडिंग मॉडल कह दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक विलयन का पीएच मान किस पर निर्भर करता है? अभी ही मैंने आपको बताया पीएच का फुल फॉर्म, स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्यूडो का मतलब झूठा होता है। स्यूडो फोर्स भी पढ़ा होगा अगर आपने फिजिक्स में। तो स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये कहा जाता है। वैसे किसी चीज़ का पीएच अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो इसका लॉग लगाते हैं इसमें बंधुओं, माइनस में लॉग प्लस हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल केमिस्ट्री चले जाएंगे हम लोग, छोड़िए कहाँ लॉग वॉग में जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि विलयन का पीएच मान किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु को ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसने दी? अभी आपको दिमाग में छप गया होगा, मैंने अभी आपको रटवाया है। परमाणु के ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसने दिया भाई? कि बीच में एक नाभिक होता है जो पॉजिटिव होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। कक्षा अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। दिमाग में छप गया होगा, भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, है ना। ये किसने दिया था भाई साहब? बोर थे, बोर का मॉडल है, या इसका आंसर बी हो जाएगा।
जल का वाष्पन एक कौन सा परिवर्तन है? बार बार सवाल एक ही प्रकार का आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ताकि आप गलत ना करें। यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा बंधुओं? फिर से पानी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें कोई एटॉमिक चेंज नहीं होता है, एनर्जी का भी परिवर्तन नहीं होता है, खास तौर से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। केवल फिजिकल चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। H2O का H2O ही है, चाहे वो ठोस ले लें, द्रव ले लें, गैस ले लें, H2O ही है। ओके, अगला है एक तत्व की समानस्थकता का आधार क्या है? आइसोटोप। आइसोट्रॉपी ऑफ एलिमेंट किस पर डिपेंड करता है? व्हाट इज द बेसिक ऑफ आइसोट्रॉपी इन एन एलिमेंट? ये किस पर डिपेंड करता है? एक तत्व की समानस्थिकता किस पर आधारित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, कक्षा की संख्या, चार में से इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। समानस्थिकता में तत्व के परमाणु में प्रोटॉन संख्या समान होते हैं, उसमें प्रोटॉन जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन नंबर ऑफ प्यूटॉन जो है वो बदल जाता है। यूरेनियम आपने पढ़ा होगा 235, 238, ये पढ़ा होगा ना। ये क्या है? आइसोटोप्स ही है। ये आइसोटोप्स ही होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या में अंतर होता है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, ये जो आपने सुना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन वही रहती है। इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं गुरु, इसलिए इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इसको आइसोटोप्स कहा जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दिशा निर्धारित करती हैं क्या है? तो इसको कहा जाता है ज़ूमैन क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन के मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने ऊर्जा का स्तर होते हैं? तो इसमें ऊर्जा का स्तर एक ही होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो मूल विन्यास होता है, हाइड्रोजन का H2 का पूछा जा रहा है, उसमें एक ही ऊर्जा का स्तर होता है, क्योंकि एक ही इसके पास में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन का कारण क्या होता है? क्यों परिवर्तन होता है भाई? एक ही आइसोटोप है कोई, उसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होती है? तो उसका द्रव्यमान संख्या अलग होती है न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण से, और इसी कारण से कोई चीज़ आइसोटोप ही बनता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर न्यूट्रॉन अलग है तो निश्चित तौर पर द्रव्यमान संख्या जो है वो एक ही पदार्थ के अलग अलग हो सकते हैं, जिनको आइसोटोप कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक विलयन की ऑस्मेटिक दाब पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? ऑस्मेटिक दाब अगर आपको नहीं पता होगा तभी मैं आपको समझाऊंगा। विलायक का घनत्व, विलेय का मोलर सांद्रता, यही आंसर होगा। तापमान और दाब, विलयन का रंग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये ऑस्मेटिक दाब पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऑस्मेटिक दाब किसको कहा जाता है? तो वह अतिरिक्त दाब जो किसी विलयन पर लगाया जाता ताकि वह अर्धपरागम्य झिल्ली यानी कि सेमी प्रेम्बल जो मेम्ब्रेन होते हैं के माध्यम से विलायक को अपने अंदर आने से रोक सके। दूसरे शब्दों में यह वह दाब है जो विलायक को अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले विलियम में जाने से रोकता है। इतना सारा हिंदी बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। ये है एक बॉक्स, एक डब्बा ले लिया है, इसमें एक झिल्ली रख दी पतली सी हमने। एक तरफ हमने अधिक कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रखा है, एक तरफ हमने कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रखा। तो इस प्रेशर के कारण से कम से अधिक की तरफ में जो विलायक जा रहा है, जो सॉल्वेंट जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। इसी को कहा जाता है ऑस्मेटिक दाब कहा जाता है। ऑस्मेटिक दाब कहा जाता है। ऑस्मोसिस सिस्टम जो आपने पढ़ा है, ऑस्मोसिस आपके घर में भी लगा हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा जब हम कर देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जिससे पानी को हम लोग साफ कर पाते हैं। तो वो इसी ऑस्मेटिक दाब के कारण ही वो भी काम करता है। इसका एप्लीकेशन भी याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी याद रखिएगा, ऑस्मोसिस सिस्टम भी याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपको पता ही होगा। एक रेडियोधर्मी क्षय की अर्ध आयु क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा आधे पदार्थ के क्षय में कितना समय लगा है, इसी को दर्शाया जाता है। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। 2 वीडियो में केमिस्ट्री के और 3 वीडियो आएंगे, एक और वीडियो आएगा जिसमें डिटेल में और भी जो भी चैप्टर बचेंगे उन सभी को कर लेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी को। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर आपको बता देता हूँ मैं। धन्यवाद आप सभी।